ओपी सिंह जी, विपक्ष कह रहा है और बाकी लोग कह रहे हैं कि भाई जब दिल्ली में आपकी सरकार, यूपी में आपकी सरकार, तो ये घुसपैठिए आए कैसे, और आए तो फिर जिम्मेदारी किसकी? अमिताभ जी, इस प्रकरण में जो हमारे अशोक यादव मुफ्ती साहब है, इनको हंसते बन रहा है न रोते बन रहा है। नहीं, इनको पक्ष में बोलते हुए आप देख रहे हैं ना, हाँ घुसपैठियों का विरोध होना चाहिए, लेकिन ये आए कैसे और आए तो जाए कैसे? ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है, तो उसी जिम्मेदारी का मैं निर्वाह कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में एक भी घुसपैठिया नहीं बचने पाएगा और पश्चिम बंगाल से पलायन शुरू हो चुका है, बकरी मुर्गा झोला झक्कड़ लेकर के जा रहा। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाया, ये जनहित याचिका क्या समझते हैं? ये विपक्षी पार्टियों द्वारा आयोजित जनहित याचिका के आड़ में घुसपैठियों को कवर फाड़ देने की प्रयास किया गया। इसमें वकीलों को प्रायोजित किया जाता कि आप खड़े हो और बोलो कि ये मानवाधिकार के खिलाफ है। आफ्ताब भाई, गुड्डू भाई, मुमताज भाई अब जाएंगे कहां? इस देश के अंदर आ गए। सवाल ये उठता है, एसआईआर शुरू हुआ और वहीं से ये बवाल शुरू हुआ, बिहार से शुरू हुआ। बांग्लादेश में चूंकि 4 महीने बाद चुनाव होना है और 1 साल 4 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला। तो जब ये प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के पक्ष में दिया, इस देश की मजबूती के लिए उसने फैसला दिया है। और अशोक भाई कह रहे थे कि घुसपैठियों से कोई हमदर्दी नहीं, घुसपैठियों से तो हमदर्दी आपको बिल्कुल नहीं, लेकिन 2012-17 में आपकी सरकार थी। घुसपैठिए तो छोड़िए, आतंकवादियों को छुड़ाने आप प्रयागराज हाईकोर्ट गए थे अशोक जी, याद है कि नहीं? हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी आतंकवादियों को, उन आतंकवादियों को जिन्होंने काशी में, अयोध्या में और लखनऊ में सीरियल बम ब्लास्ट किया था। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी और बाद में उनको आजीवन कारावास की सजा हुई। आज भी बहराइच के दंगे में, बरेली के दंगे में, संभल के दंगे में आप खड़े हो जाते हैं, कहते ये तो मासूम है, भटके हुए लोग हैं, ये तो इनको न्याय नहीं मिला इसलिए इन्होंने ईटा पत्थर उठा लिया। तो आप कब किसके साथ खड़े हो जाओगे, इसका कोई भरोसा नहीं। देखिए, जहां तक आप महाराज की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी इस उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ अपराधियों का सफाया किया है। ये आपके गले से नीचे उतरे या न उतरे, सारे जितने लिस्टेड अपराधी आपके जमाने में हजारपति से अरबपति बने हुए थे, सबका सफाया होगा और उन सारी जमीनों पर अशोक जी गरीबों के लिए मकान बन गए। तो जो ये प्रकरण चल रहा है, इसमें आपको अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो मानना पड़ेगा। डिबेट हो रही है बिहार चुनाव के पहले से। मेरी बात एक समझ में नहीं आती, एसआईआर के बगैर मतदाता सूची का शुद्धिकरण कैसे हो सकता है, इसका उपाय कोई बता दे। और वही मतदाता सूची एसआईआर जब हो रही है तो क्या वोट भारत का नागरिक देगा या बांग्लादेशी देगा, या जैसा कि मुफ्ती साहब बता रहे थे, बांग्लादेशी ही नहीं, नाइजीरिया, श्रीलंका, पता नहीं कौन कौन देश बता दिए और बताए कि अमित शाह की जिम्मेदारी है और सरकार फेल है, नालायक है, पता नहीं किन किन अल्फाजों का इन्होंने मुफ्ती साहब की पीड़ा। वो घुसपैठियों के बारे में कुछ बोल नहीं सकते समर्थन। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो न समाजवादी पार्टी बोल सकती है, न कांग्रेस बोल सकती है, न मुफ्ती साहब बोल सकते हैं। लेकिन वो दर्द झलक रहा है कि ये सरकार जो है नालायक है, अमित शाह रोक नहीं पाए। 11 साल आपकी सरकार थी, 9 साल हमारी। सारी गंदगी का देश की आजादी के बाद से उन सारी गंदगियों को सफाया करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती, न 370 खत्म होता, न 35A खत्म होता, न जितने कानून लाए जा रहे हैं जिसका आप विरोध करते हो, चुनाव में जाते हो, आप पटकनी खाते हो और फिर दोहराते हो नहीं नहीं वो हो तो गया, जीत तो गए, लेकिन नोटबंदी से फायदा क्या हुआ, नोटबंदी क्यों हुई, 3 तलाक का मामला क्यों हुआ, इस पर क्यों आया? अभी जानते हैं अशोक जी, अभी आपकी एक परीक्षा होने वाली है 10 सेकेंड,
सोमवार को वंदे मातरम पर बहस होने वाली है 10 घंटे की, और यही डिबेट करेंगे अफ्ताब साहब सोमवार को। क्या करेंगे? वंदे मातरम के पक्ष में जाएंगे ना विपक्ष में जाएंगे? ये आपको मैं पहले बता रहा हूं कि संसद छोड़ के भागेंगे। आप हमारा नाम और याद कर लीजिए समय, वंदे मातरम पे इनकी है। जैसे आपने कहा ना, किसी माफिया का नाम नहीं लेंगे, वो थे जौनपुर में थे, बनारस में थे, वैसे वंदे मातरम सोमवार को 10 घंटे होगा और देश का प्रधानमंत्री इस पर बयान देगा। और आप क्या करेंगे? हाँ ना ना, न पक्ष में न विपक्ष में, क्योंकि मुमताज भाई हमारे नाराज हो जाएंगे। उसी तरह से नाराज हो जाएंगे जैसे वंदे मातरम गीत के 4 पैराग्राफ को जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस अधिवेशन में इसलिए निकलवा दिया और पास भी 1937 में हुआ था। इससे हमारे मुसलमान भाई नाराज हो जाएंगे और हमारे देश की जो धर्म निरपेक्षता का सर्टिफिकेट मिला है उसको प्रभावित कर देगा। इसलिए आपने निकलवा दिया, और कोई बात नहीं है उसमें। था क्या? तो राष्ट्रगीत आ रहा है, आप कमर कस लीजिए। क्या बोलेंगे, क्या पक्ष रखेंगे अशोक जी, भगवान जाने। हमको तो ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक है ठीक है, अभी रुकना होगा। वंदे मातरम पर अशोक जी की पार्टी की समस्या, उलझन जितनी है उससे 10 गुना ज्यादा बड़ी उलझन दीदी की है। अखिलेश जी की उतनी उलझन नहीं है। इन्हें अखिलेश जी को जियाउर रहमान बर्क कोई समझाना है क्या? कह रहे बवाल ना करो भाई, शांत रहो। दीदी के यहां मामला बहुत गंभीर है। वंदे मातरम के रचयिता बंगाल के थे। वंदे मातरम के अगेंस्ट जाए दीदी तो बंगाली अस्मिता का प्रश्न खड़ा होगा, बंगाल में चुनाव है, मुश्किल हो जाएगी। और वंदे मातरम गाने लगे तो फुरफुरा शरीफ वाले नाराज हो जाएंगे क्या? तो भी मामला गड़बड़ा जाएगा। वहां मामला ज्यादा फंस गया अशोक भाई, ये जान लो। यूपी में उतना नहीं है। आपको जियाउर रहमान बर्क जैसे 2-4 लोगों को समेटना होगा, बाकी आप रास्ता निकाल लोगे गोलमोल करके, जलेबी टाइप, ताकि इधर वाले भी ना दुखी हो, उधर वाले भी, रास्ता निकल जाएगा। लेकिन बहन जी कहां, दीदी कहां जाएंगी? प्रश्न। जैन साहब, मैं समझना चाह रहा हूं, एसआईआर से खदबदाहट शुरू हुई है क्या? समुद्र में कंकड़ पड़ा है और पानी में कंपन हो रहा है क्या? आपकी अनुभवी नजरें क्या कह रही हैं? देखिए, जैसा रिस्पांस उसका बिहार में रहा फर्स्ट टाइम हमारे कंट्री ने, हम लोगों ने देखा, क्योंकि 2002-2003 की तो याददाश्त नहीं है ठीक से। ये जो उसका इम्पैक्ट बिहार पे पड़ा है, जो हंगामा हुआ, उसके बावजूद जो टर्नआउट हुआ, उसने प्रूव किया कि 7-8% वोटिंग और बढ़कर हुई। कोई भी नहीं चाहता है कि फेक वोटर्स जो हैं, एक माहौल बनता है कि साहब आपका वोट तो साहब कोई डाल के चला गया, लौट जाइए अब आप। ये सब इस प्रकार की जब गतिविधियां होती हैं या फेक वोटर्स को ज्वाइन कराया जाता है, एक नैरेटिव बनाया जाता है, इसका बड़ा गलत इम्पैक्ट पूरी डेमोक्रेसी पर पड़ता है। बिहार से में जो एक्शन हुआ है उसको सबने देखा है, और वोटिंग और बढ़कर हुई। जो हो रहा था कि 80-90 लाख जो हैं वो वोट काट दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो मर चुके थे, जो कई जगह और रजिस्टर्ड थे, उनके नाम काटे गए, वो कटने भी चाहिए। सपोज कीजिए मैं सर्विस में कहीं रहा हूँ, कहीं पर मैं एसपी था, एसएसपी था, वहाँ पे डीएम ने और हमने जाके वोट डाल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहाँ का परमानेंट वोटर हो गया। अब मैं लखनऊ में सेटल्ड हूँ, मैं लखनऊ का वोट डालूंगा। वो कटने चाहिए अगर अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं रोल पे। तो ये इससे सफाई होगी। इससे जो गलत लोग हैं, जिन्होंने एक फेक आधार कार्ड के बनवा लिया है लोकल नेताओं के संरक्षण में रहकर और गलत तथ्य प्रस्तुत करके, ऐसे लोग हटने चाहिए। उनको वोटिंग का राइट मेरे हिसाब से कोई किसी प्रकार से नहीं है। और ये अगर बिहार बंगाल में भी होगा तो बड़े अप्रत्याशित नतीजे हमको और आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक वजह साहब, बिहार का उल्लेख जैन साहब ने किया। मोदी साहब आ रहा हूं, एक बात देश को जाननी चाहिए। बिहार की 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां सबसे ज्यादा वोट कटा एसआईआर 55,000 से। अशोक भाई आप भी सुनिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। 55,000 से 42,000 तक 5। और मालूम अजूबा क्या है जैन साहब?
अजूबा ये कि उन 5 विधानसभा क्षेत्रों में 2010, 2015, 2020 और 2025 में एक सा ही रिजल्ट है। क्या? जहां भाजपा जीत रही थी वहां भाजपा ही जीती, जहां जेडीयू वहां जेडीयू, जहां कांग्रेस वहां कांग्रेस। तो ये नैरेटिव तो ध्वस्त हो गया कि हमारे वोटर काट दिए। ये नैरेटिव तो ध्वस्त हो गया। और जान लीजिए, एक तर्क आ सकता है कि नहीं मार्जिन घट गया होगा। ना 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 ना, कमोबेश जितने मार्जिन से आप सीट जीत रहे थे उतने ही मार्जिन से जीते, या जितने मार्जिन से पहले हार रहे थे उतने मार्जिन से हारे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। 5 टॉप सीट्स बिहार की भी, अशोक जी। इसलिए ये हल्ला जमीन पर नहीं चल रहा, नेताओं में चल रहा, जमीन पर नहीं। मुफ्ती साहब, एसआईआर के जरिए मुझे लग रहा है ऐसा तो हो गया कि अंधेरे कमरे में एक टॉर्च तो मारी जा रही है, कम से कम कुछ तो हड़कंप मची रहा है। हम बंगाल में देख रहे हैं बीएसएफ वालों का काम बढ़ गया, झोला झुटरी लेके, अकरी बकरी लेके सैकड़ों लोग लाइन में लगे, बोले भैया बाहर जाना है। बोले क्यों? बोले ना इधर नहीं रहना। तो कुछ तो अच्छा हो रहा है, कम से कम इसी की तारीफ होनी चाहिए। नहीं 10-20 हजार आदमी ऐसे ही कम हो जाए, समझो कुछ तो राहत हुई। मेरे ख्याल से इस दृष्टिकोण से आप एसआईआर के समर्थन में आज एक वक्तव्य जारी कर दो कि कुछ तो भाग रहे हैं, लाठी डंडा भी नहीं करना पड़ रहा, मार तोड़ भी नहीं करनी पड़ रही, कि अंटाप कंटाप चल रहे हो और स्वेच्छा से देश छोड़ रहे हैं। कर भैया जान बख्श दो, हम जा रहे, बकरी भी ले जा रहे। मुफ्ती साहब जी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जी, देखिए जरूरत भी है और कोई उसके विरोध में नहीं है। बिहार में एक फैमिली ऐसी थी जिसको एसआईआर ने कह दिया मर गए, वो जाके सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहा था, माई बाप माई लॉर्ड मैं तो जिंदा हूं। इस तरह का भी एसआईआर हुआ। बहुत सारे लोगों के नाम कटे। किशन रेड्डी जो इनके मिनिस्टर है, अब इनका जरा ज्ञानवर्धन करता हूँ, आज इनको अच्छा समझाता हूँ कि 68,000 लोगों के बोगस वोट है। इलेक्शन उस वक्त नसीम जैदी को उन्होंने रिपोर्ट दिया, वो उठा करके कूड़ेदान के अंदर फेंक दिया गया। मैं कहता हूँ एसआईआर होना चाहिए। एसआईआर इसलिए होना चाहिए कि भाई सही वोटर आए, मगर एसआईआर के नाम पर बेईमानी नहीं होनी चाहिए। अभी ये बोल रहे थे कि आपको दर्द है। मुफ्ती साहब एक मेरी इल्तिजा सुन लो, एक बार फिर पूरी बात कही, मुझे रोकते हैं आप तो आपका एहतराम करता हूं। मेरा सिर्फ निवेदन है, हम जानना चाह रहे हैं कि एसआईआर में कोई तो करंट है कि बिना किसी के रुक जाओ भाई, बिना डांटे डपटे झोला झंगड़ लेके आदमी बॉर्डर पर क्यों भाग रहा है? इसका मतलब कुछ तो है। देखिए कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। मैं कुछ की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कहता हूं बहुत कुछ है। अभी ये पास्ट की बात कर रहे थे, 6 साल तो वाजपेयी जी की भी सरकार थी, कितने आपने रोहिंग्या को बाहर किया। अच्छा विजय रूपानी जी कहां से आए थे जरा बताइए। मेरे बाद उनका जब नंबर आएगा बीजेपी प्रवक्ता का कि मुफ्ती साहब को दर्द है, बिल्कुल दर्द है, 100% दर्द है कि विदेशी हमारे धरती पर क्यों है। दर्द है, हम अपने देश के लिए मरते हैं, जीते हैं। आपको दर्द नहीं है, आप सरकार में रह के अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं, एक एक को लात मार करके भगाओ। और अगर कोई उसके पक्ष में आकर के बात करे तो फिर बात करो। 2013 में पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था, जरा ये भी आज आपको ज्ञानवर्धन कराता हूं कि समस्या कहीं नहीं है, देश में समस्या नहीं है। देश में समस्या है तो दिल्ली में बैठी हुई सरकार की बात है। तो दिल्ली में कौन सरकार चला रहा? 11 साल से आप चला रहे हैं और मुफ्ती साहब को दर्द हो रहा है। आपको थोड़ी भी लाज और शर्म आनी चाहिए कि आपने कहा कि मुझे, अरे मेरा क्या रिश्ता है रोहिंग्या से? मेरा बाप यहीं का, मेरा दादा यहीं का, लकड़ दादा यहीं का, फकर दादा यहीं का। कहिए तो मैं 50 नस्लों तक अपने बाप दादा का मैं नाम बताऊं। तो मैं कहता हूं कि ड्रामा मत करो। बिहार आया तो रोहिंग्या आ गए, बांग्लादेश आया तो रोहिंग्या आ गए। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे देश से एक एक रोहिंग्या को बाहर करिए। एसआईआर क्यों आसाम में नहीं हो रहा? आसाम में भी एसआईआर लाइए, जहां एसआईआर लाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। एक बात अभी ये वंदे मातरम की बात कर रहे थे कि वंदे मातरम आएगा, 10 घंटे का डिबेट होगा। राज्यसभा के सचिवालय ने क्या नोटिफिकेशन दिया, जरा इनसे पूछिए कि पार्लियामेंट के सांसद पार्लियामेंट के अंदर वंदे मातरम नहीं कह सकते। अरे भैया सरकार की है, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? 1950 से देश का सॉन्ग है,
देश का गीत है वंदे मातरम, उसकी कुछ पंक्तियों पर एतराज था और खत्म हो गया। क्या सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। तो किसको किस पर एतराज है, वो बात की बात है। आपको 1950 से बाद ठीक है, अभी आपको होश ठीक, आया कि जी। 10 घंटे का आप जी। डिबेट कर रहे हैं। अरे पहले ही ठीक। डिबेट कर लिए होते, उसको ठीक जो है मुफ्ती साहब, नहीं ठीक है। कर अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।